हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आप 12th केमिस्ट्री का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है। आपके केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान 12th के अंदर है उसके अंदर 17 चैप्टर दे रखे हैं और कोर्स काफ़ी लेंथी है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप 12th के अंदर अच्छा परिणाम चाहते हो तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और अगर नहीं किए तो ACL के टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो, यूट्यूब चैनल के साथ में ज्वाइन हो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हो। आज हम 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये जो आपके बोर्ड में जो है 3 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से इस यूनिट को अगर समझना चाहते हो तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और कंटिन्यू इस चैप्टर को आप लोग पढ़ सकते हो और साथ ही साथ अपने नोट्स को मेंटेन करके अपने रिवीजन के लिए भी एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला 12th केमिस्ट्री का, ठोस अवस्था। स्क्रीन के ऊपर आपको दे रखा है पहला चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। तो आप लोग धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को चैप्टर पहला अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसलिए इसके अंदर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही साथ में पैरेलल चलते हैं। तो पहले आपको थ्योरी जो दे रखी है वो पूरा ढंग से समझना है और उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल की तरफ हम लेके जाएंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी को बिल्कुल आराम से और धीरे से हम समझने की कोशिश करते हैं। 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये जो है मैंने पहले ही बता दिया है, इसके 3 नंबर है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आप लोगों ने पदार्थ क्या होता है, ठोस अवस्था को समझने से पहले हम लोग पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, 9 और 10th या 11th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि द्रव्य या पदार्थ या मैटर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और ब्रह्मांड का कुछ स्थान घेरती हैं उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और साथ में वो ब्रह्मांड का कुछ स्थान घेरती है। अगर वो वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान भी है और स्थान आयतन भी घेरती है तो उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो इर्द गिर्द में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी पदार्थ के अंदर गिनी जाती है, क्योंकि पदार्थ वे वस्तुएं होती है जिनके अंदर मास होता है और वॉल्यूम होता है, अर्थात जिसका द्रव्यमान होता है और ब्रह्मांड का कुछ स्थान घेरती है उसे हम लोग वस्तुएं कहते हैं। उसे हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं, उसे हम द्रव्य भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके इर्द गिर्द में हो सकता है, जैसे हम सबसे छोटा परमाणु की बात करते हैं, अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी, पेन, मकान, पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, मानव, ये जितने भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं या नहीं भी दिखाई दे रहे हैं परंतु वो मास और वॉल्यूम रखते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाएंगे। वो सारे आपके पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य का वर्गीकरण और किस आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। 9th के अंदर ये थोड़ा सा वो आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य जो होता है उसको भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा। एक तो ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था।
सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती है एक पदार्थ की। उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर तीन अवस्थाएं होती है, पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। हमने दो अवस्थाएं हमने 11th के अंदर चैप्टर 5 के अंदर पढ़ ली थी। कौन कौन सी? लिक्विड और गैस, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और 12th के अंदर पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इस अवस्था के बारे में। आपको पता है कि एक स्क्रीन पर आपको चित्र दे रखा है, इसके अंदर जो अवयवी कण है, जो पार्टिकल है, वो बिल्कुल सटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो होती है वो ठोस की व्यवस्था होती है। तो ठोस के बारे में क्या क्या छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक बार उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठोस जो है उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे उसको परिभाषित करें कि वे पदार्थ जिसका द्रव्यमान, आयतन और आकृति तीनों निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। क्या क्या? वे सारी वस्तुएं, वे सारे द्रव्य, वे सारे पदार्थ या वे सारी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान, जिसका आयतन और जिसकी आकृति तीनों ही निश्चित होती है उसे हम लोग ठोस कहते हैं और उसकी इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, इनके जो कण होते हैं उनके मध्य जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है और दो कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक दूरी। तो दो कणों के बीच में जो अंतरा आणविक जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ठोसों के कण बिल्कुल पास में होती है, अंतरा आणविक दूरी जो होती है बहुत नगण्य होती है या न्यूनतम होती है, ये ध्यान रखना है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कणों के बीच में दूरी बहुत कम है। दो कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक दूरी, और दो कणों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है, और प्रबल होने के कारण वो कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। दूरी अगर अंतरा आणविक दूरी की बात करेंगे तो कम है और आकर्षण है वो ज्यादा, क्योंकि आकर्षण होगा तो कण पास आ जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अंतरा आणविक दूरी जो है वो है नगण्य या न्यूनतम, और अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है वो प्रबल होता है। इसी कारण से कण पास में आ जाते हैं ठोसों के अंदर। और लास्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ठोस कठोर भी हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं और उसमें असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित का मतलब उसे हम दबा नहीं सकते हैं। कोई भी आपके सामने टेबल है, कुर्सी है, आप लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ठोस है तो उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अर्थात ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और असंपीड़ित होते हैं। तो आपको ठोस के बारे में, केवल ठोस के बारे में हमें पढ़ना है। और ठोस के अंदर पहला हमने देखा उसकी परिभाषा, दूसरा उसके कणों के बीच की जो दूरी है वो कम होती है, तीसरा इसमें आकर्षण बल प्रबल होता है, ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और संपीड़ित नहीं होते हैं, ये असंपीड़ित होते हैं। ये सारी बात जानकारी पता रखनी है और ये इसका ठोस की व्यवस्था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ठोसों के वर्गीकरण। ठोस के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी पढ़ ली। अब ठोस का वर्गीकरण क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर वर्गीकरण किया है वो देखते हैं। स्क्रीन पर जाते हैं कि ठोसों का वर्गीकरण। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। अवयवी जो कण होते हैं, जो ठोस के अंदर जो कण पाए जाते हैं, आप लोग उसके लिए एक शब्द यूज करोगे अवयवी कण। और अवयवी जो कण होते हैं वो किस किस रूप में हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो जो कण होगा उसको हम कहते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिसे हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग आभासी ठोस कहते हैं। तो एक तो वास्तविक ठोस है और दूसरा आभासी ठोस है। अब यहां दो और अक्रिस्टलीय ठोस के नाम याद रखना है, एक तो अमॉर्फस
और दूसरा अतिशीतित द्रव। कई बार प्रश्न आता है कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस का तो एक और नाम है वास्तविक ठोस, और इसके अक्रिस्टलीय के आपके एक तो अमॉर्फस, एक होता है आभासी ठोस, और एक होता है अतिशीतित द्रव। तो इन सब के हमें आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठोस के अवयवी कणों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, याद रखना है 2 प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर एक प्रश्न हम लोग यहां कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, कौन से क्रिस्टलीय ठोस है, कौन से अक्रिस्टलीय ठोस है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर बेसिक जो तुलना की जाती है, जो अंतर होता है, वो क्या अंतर आपको याद रखना है। आप लोगों को मैं बता देता हूं, एक इमेजिन करना कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में दोहराते हैं, निश्चित क्रम के बाद वापस दोहराए जाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। ये जो पैटर्न है जिसके अंदर ए बी ये एक बार कंटिन्यू एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराया जा रहा है, मतलब यहां कणों की व्यवस्था निश्चित है। तो अगर कणों की व्यवस्था निश्चित होती है तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस है लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें क्या होता है कि कणों की जो व्यवस्था होती है, जो पैटर्न होता है, वो निश्चित नहीं होता है, अर्थात नियमित नहीं होता है, उसमें अनियमित पैटर्न होता है अवयवी कणों का। कैसे, एग्जाम्पल आपको समझना है। जैसे कि एक कोई अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें कणों की व्यवस्था बता रहा हूं, ए बी बी ए बी ए बी ए बी, अगर ये कणों की व्यवस्था है, अनियमितता जारी हो रही है, यहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बार बार कणों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बल्कि वहां अनियमित व्यवस्था है। अगर कणों की व्यवस्था नियमित है तो क्रिस्टलीय ठोस, और अगर कणों की व्यवस्था अनियमित है तो अक्रिस्टलीय ठोस। इसलिए वहां कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं अमॉर्फस। नाम क्या देते हैं अक्रिस्टलीय को, अमॉर्फस। उसकी कोई फॉर्म नहीं है, वो अनियमित पार्टिकल व्यवस्थित होते हैं। अब हम लोग इसके और भी पहलू को देखते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे जाते हैं। सबसे पहला, जैसे कि ठोस है तो जिसमें अवयवी कण नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। निश्चित अवयवी कण जो होते हैं नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है। मैंने अभी बताया ए बी, अगर निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है कण तो वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसमें अवयवी कण नियमित एवं निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अगर कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित ज्यामिति में नहीं है तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, अमॉर्फस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो होते हैं दीर्घपरासी होते हैं और ये होते हैं लघुपरासी। अब दीर्घपरासी को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये आप समझना, दीर्घपरासी जो होता है, दीर्घपरासी का मतलब जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न बता दिया, और अगर मैंने आपको कहा कि ये क्रिस्टलीय ठोस है तो आप उसकी बड़ी सी परास बना सकते हो, क्योंकि आपको कॉपी करना है, ओनली फॉर दोहराना है। तो वहां आपकी जो परास है, जो रेंज है, वो लंबा है, सेम है, लंबा है, एक जैसा है। इसलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं दीर्घपरासी है। दीर्घपरासी का मतलब लंबे समय तक कणों की व्यवस्था नियमित रहेगी, लंबे समय तक कणों की जो व्यवस्था है वो नियमित रहेगी, उसे दीर्घपरासी नाम दिया है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नाम दिया है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो है, अक्रिस्टलीय ठोस तो मैंने अभी बताया कि पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, ए बी 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 ए बी बी, इस तरह से आप लोगों को कणों की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वहां कणों का पैटर्न हो सकता है बीच में कहीं पर दोहराया जा सकता है, जैसे कि ए बी ये
एक पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन लगातार लंबे रेंज तक पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो वहां पर पुनरावृत्ति तो कभी कभार होती है, लेकिन उसमें बहुत कम पुनरावृत्ति होती है, ज्यादातर अव्यवस्था होती है, इसलिए उसको रेंज के आधार पर क्या नाम दिया, लघु परासी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये ध्यान रखना, दीर्घ परासी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और लघु परासी जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेक्स्ट आगे हमने इसका नाम और देखा था कि ये होते हैं वास्तविक ठोस, तो इसे कहते हैं आभासी ठोस या कहते हैं अतिशीतित द्रव, बहने की प्रवृत्ति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको पहले इसका। रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आपने देखा होगा रबर को जैसे ही गर्म किया जाता है तो पहले वो पिघलता है और पिघलने के बाद में वो बहने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब एक द्रव की भांति बहने लगता है। इसलिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अंदर अतिशीतित द्रव नाम दिया। अतिशीतित द्रव का मतलब द्रव की भांति, ऐसे ठोस जो द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, द्रव के समान गुण रखते हैं, उस ठोस को हम कहते हैं अतिशीतित द्रव। और वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो इस प्रकार से बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। और ये प्रश्न आपको आगे और नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे विषम दैशिक प्रवृत्ति का होता है, ये समदैशिक प्रवृत्ति का होता है। ये क्वेश्चन आगे नेक्स्ट में हम करेंगे। उसके बाद में गलनांक की बात करते हैं। इसमें निश्चित गलनांक होता है, जिसमें इसमें अनिश्चित गलनांक। अनिश्चित गलनांक जैसे निश्चित गलनांक का मतलब तो फिक्स ताप पर वो गलना आरंभ हो जाएगा। अनिश्चित गलनांक का मतलब होता है जैसे कोई रबर ही है, निश्चित ताप पर नहीं गलेगा बल्कि अनिश्चित ताप पर। पहले वो अनिश्चित ताप का मतलब होता है, अनिश्चित गलनांक का मतलब होता है कि पहले वो गर्म करेंगे तो पिघलेगा और फिर वो बहने लगेगा, तो वहां पर अनिश्चित गलनांक है। पहले हमने गर्म किया तो ठोस जो होता है वो पिघलना आरंभ होगा और फिर वो बहने लग जाता है, तो वो कहलाता अनिश्चित गलनांक। तो एक बार हम लोग वापस इसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें कणों की व्यवस्था और पैटर्न जो होता है, ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस। इसमें कणों जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित और निश्चित ज्यामिति में नहीं होते, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस। ये दीर्घ परासी होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। ये वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस है, या इसका एक और नाम है वो है अतिशीतित द्रव। ये विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी एक प्रश्न रहेगा छोटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। इसके एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, जिंक सल्फाइड हो सकता है, या क्वार्ट्स हो सकता है। ये सारे क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और क्वार्ट्स, ये क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे कांच है, कांच भी आपने देखा होगा गर्म होता है तो पिघलने लग जाता है, रबर भी गर्म होता है तो पिघलने लगता है, प्लास्टिक भी गर्म होता है तो पिघलने लगता है। तो ये जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न आपको ढंग से बिल्कुल करना है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने जैसे कि देख लिया है दो प्रकार के ठोस थे, क्रिस्टलीय ठोस भी था और अक्रिस्टलीय ठोस भी था। इनके अंदर हमने अंतर देखा, एक पूरा पैटर्न जो है वो नियमित है, एक का पैटर्न है वो अनियमित है, इसलिए हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में विभक्त किया था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस जो है उसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ना है इस यूनिट में। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन्हें वापस अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटा था। अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस को वापस डिवाइड कर रहे हैं अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर। या तो अवयवी कण होगा परमाणु के रूप में, अणु के रूप में, धातु के रूप में, तो इस आधार पर हम उससे व्यवस्थित कर रहे हैं। अगेन इसको कितने भागों में क्लासिफाई करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को जो है 4 भागों में विभक्त करेंगे। इसको हम अंतरा आणविक बलों के आधार पर भी कह सकते हैं या कणों के आधार पर भी कह सकते हैं। वर्गीकरण ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस, तो हम ये कह सकते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस, फिर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस
और सह संयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों को एक बार कितने भागों में हमें डिवाइड करना है, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। और आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ टिक लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला आणविक क्रिस्टलीय ठोस और सबसे लास्ट चौथा जो होता है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत सिंपल सा है, तो आज आपको बिल्कुल इनको ढंग से समझने की कोशिश करनी है। हम लोग एक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और पूरी तरह से इसके अंदर आपको समझना है। 1 नंबर का आपके प्रश्न कई बार पूछा गया है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण किस रूप में होता है? अणु के रूप में होता है। मैंने अभी बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस है 4 प्रकार के, और उसके अंदर अंतरा आणविक बलों के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं, या फिर कणों के प्रकार के आधार पर भी कह सकते हैं। तो यहां आणविक ठोस नाम से पता चला है, इसमें अवयवी कण अणु के रूप में है। नेक्स्ट दूसरा, इन कणों के मध्य जो बल लग रहा है, यहाँ कणों के मध्य बल है वो वान डेर वाल बल है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। या ये चीज ध्यान रखना है कि इनके कणों के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल कार्य करता है। किनके? आणविक ठोसों के कणों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? वान डेर वाल आकर्षण बल कार्य करता है। और अवयवी कण किस रूप में है? अणु के रूप में, इसलिए हम उससे क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और चौथा पॉइंट, ये सारे मुलायम होते हैं, मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं। ये ध्यान रखना, 4 ही पॉइंट आणविक ठोस के याद रखना, बेसिक है। अब आणविक ठोस जो है उसके 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन आणविक ठोस को अगेन वापस उसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमारे पास में है अध्रुवीय आणविक ठोस, एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने पहले ही बता दिया, सारे तीनों ही मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं, तीनों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, तीनों के अंदर अणु पाया जाता है, अवयवी कण अणु के रूप में होता है, और तीनों के बीच में वान डेर वाल कणों के बीच में आकर्षण बल पाया। लेकिन कौन सी बात अलग है, और सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है, अध्रुवीय मतलब कण अध्रुवीय है, ध्रुवीय मतलब उस पर चार्ज लगा होता है। कोई भी अणु है लेकिन अणु के अंदर चार्ज होगा, और अध्रुवीय अणु है मतलब उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। और एक होता है हाइड्रोजन बंध वाले होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बंध वाले पहले जिसके अंदर जैसे कि हाइड्रोजन होगा, जैसे जल है, ये तीनों एग्जाम्पल है, या एसिटिक अम्ल है, ये चारों एग्जाम्पल इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा इसके अंदर एक हाइड्रोजन के अलावा एक 3 एटम होते हैं। कौन कौन से? जिसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, फॉर्म के फॉर्म में याद रखा था, FON। इसका मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन के पास में है तो वहाँ हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे भी F है, यहाँ O है, यहाँ N है, यहाँ पर वापस O है, तो यहाँ इन चारों एग्जाम्पल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ में हाइड्रोजन आते ही उसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये तीनों एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों के एग्जाम्पल याद रखना। और यहाँ कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बंध ही लगेगा, तो ये सिंपल सी बात है। इन दोनों के अंदर जो अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पहले एग्जाम्पल पर फोकस करना है कि इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मैथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे अध्रुवीय अणु होते हैं, ध्यान रखना, अध्रुवीय अणु। इसके अलावा जैसे कि कुछ उत्कृष्ट गैसें भी इसी में आती है। उत्कृष्ट गैसों में जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल दे रखा है, तो उत्कृष्ट गैसें और अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवीय अणु कौन सा है, अध्रुवीय अणु कौन सा है। तो अध्रुवीय का मतलब होता है उसके अंदर चारों तरफ जो समान विद्युत ऋणी तत्व है मौजूद है, ठीक है। जैसे कि मेथेन की बात करें तो मेथेन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, समान विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए वो है अध्रुवीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी कार्बन है सेंटर में और चारों तरफ Cl है, तो चारों तरफ समान अणु आने के कारण वो कैसा हो गया, अध्रुवीय हो जाता है। तो जब भी समान
परमाणु जुड़े हुए हैं तो अध्रुवीय होता है। तो एग्जाम्पल, एक तो उत्कृष्ट गैसें इसी के अंदर आती है और एक अध्रुवीय अणु इसके अंदर आते हैं। अब थोड़े से और मैं इसके अंदर बात करूं कि अति न्यून ताप पर ठोस अवस्था में हो सकते हैं, बहुत कम ताप पर ये ठोस अवस्था में हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सामान्यतः कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ताप को कम कर दिया जाए तो ये ठोस अवस्था में हो सकते हैं। नेक्स्ट एक ये बताया जाता है कि कमरे के ताप पर ये सामान्यतः मैंने बताया या तो द्रव है और गैस है, परंतु यहाँ एक अपवाद है, कमरे के ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो एक अपवाद आपको याद रखना है कि अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आयोडीन एक ऐसा ठोस है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारे कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया कि यहाँ पर जो आकर्षण बल लगता है वो लंदन बल लगता है या फिर परिक्षेपण बल या लंदन बल, एक ही नाम है। परिक्षेपण बल या लंदन बल किस में कार्य करता है, किन के कणों के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है अध्रुवीय आणविक ठोसों के बीच में ये कार्य करता है और ये विद्युत रोधी होते हैं। भले ठोस अवस्था हो, गैस अवस्था हो, द्रव अवस्था, कोई भी अवस्था, सदैव ये विद्युत रोधी होते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर ये एग्जाम्पल है, HCl हो गया या हमारे सामने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या हमारे सामने क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये सारे ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आता है और यहाँ पे भी इसमें भी यही होता है कि निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे से भी कम ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर या तो द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ये वही द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कमरे से निम्न ताप पर वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर मोम और उच्चतर हाइड्रोकार्बन ये जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये एक अपवाद है, ध्यान रखना। कमरे के ताप पर मोम और उच्चतर हाइड्रोकार्बन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये अपवाद है। और इसमें अपवाद था आयोडीन, कमरे के ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसमें मोम और उच्चतर हाइड्रोकार्बन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें लंदन बल कार्य कर रहा था तो इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, ध्यान रखना। इसमें हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, सेकंड ये है और सबसे कम ये है। तो ये सबसे कम है लंदन बल, फिर सेकंड ये आकर्षण थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है और ये आकर्षण इससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके और कुछ आणविक ठोस के अंदर हमने उसको 3 भागों में बांटा, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। और इसके लास्ट पॉइंट और कुछ हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि तीनों के अंदर क्या क्या चीजें अलग होती है, वो थोड़ा सा देख सकते हैं। आपको फाइनल इसके अंदर देखना है और यहाँ एक प्रश्न जरूर बनेगा, आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। आणविक ठोस में से प्रश्न बनता है, इसलिए उसके तीनों प्रकार के एग्जाम्पल जरूर याद रखना और समझने की कोशिश करना है। तो इसका और कुछ बातें हैं जैसे कि अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो ये सदैव कुचालक होते हैं, भले वो ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो। लेकिन ये ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन इसकी जलीय विलीन अवस्था जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। मतलब उसके अंदर अगर जैसे कि HCl है तो HCl के अंदर आपने जल मिला दिया तो वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर HCl लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यह ध्यान रखना है, ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर जलीय विलीन, अगर जलीय विलीन बना दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन अदरवाइज उसमें धारा प्रवाहित नहीं होते, अर्थात कुचालक और सुचालक दोनों की तरह कार्य करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको कोई प्रश्न बन सकता है कि HCl सॉलिड, HCl लिक्विड और HCl एक्वस, इसमें से किस में धारा प्रवाहित होगी? तो HCl एक्वस, क्योंकि जलीय विलीन में धारा प्रवाहित होती है। और जो हाइड्रोजन बंध युक्त होते हैं वो कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन में वो सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, धारा प्रवाहित होती है। वो कौन सी कंडीशन? उसके द्रव अवस्था में नमक मिला दिया जाए, मतलब लवण मिला दिया जाता है। अगर हाइड्रोजन बंध युक्त
आणविक ठोस है, अगर उसकी द्रव अवस्था में कोई लवण मिला दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, वो सुचालक की तरह कार्य करता है। ये दो कंडीशन ध्यान रखना है, इसमें भी, इसमें द्रव अवस्था जलीय विलीन अवस्था और इसमें लवण मिलाने के बाद में धारा प्रवाहित होती है। और ठोस अवस्था में तीनों ही विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक ही होते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है, ये अति वाष्पशील होता है, ये केवल वाष्पशील होता है और ये कम वाष्पशील होता है, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट, इसमें दुर्बल वांडर बल आकर्षण बल कार्य करता है, इसमें प्रबल वांडर बल आकर्षण बल कार्य करता है, उसमें हाइड्रोजन बंध या लंदन बल कार्य करता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होता है और सबसे कम ये होता है। इस प्रकार से आपको तीनों प्रकार आणविक ठोसों के अंदर पढ़ना है और पूरे वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो है वो आपको कल मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू ACL के साथ में जुड़े रहे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि और भी आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये कई सब्जेक्ट जो है आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको टाइम जो है वो खराब ना करे और कंटिन्यू जुड़ जाए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी लेकिन आपके पास में समय जो है वो बहुत कम हो जाएगा। कोर्स हम लोग 6 से 7 महीने लगते हैं, आप 4 महीने में कोर्स करोगे तो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। भाग दौड़ में आप अपने 12th को खराब कर दोगे, इसलिए आप कंटिन्यू ACL